स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सीजीआई की गठित 3 सदस्यीय कमेटी आज जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां से 500-500 के नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली थी। जांच कमेटी जस्टिस वर्मा के घर में 45 मिनट तक रुकी। जांच टीम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। और इससे पहले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया था। केंद्र सरकार ने सिफारिश को मान लिया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई है। बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा या फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो अब उन पर उठ रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दिए हैं। जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की डिटेल्स दी जाए, जस्टिस वर्मा की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकाली जाए, वहीं जस्टिस वर्मा अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा अब डिलीट ना करें। तो ये पूरे निर्देश दिए गए हैं। सीजीआई के 3 बड़े आदेश हैं जिस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 3 सवाल किए हैं कि घर से मिले कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तो 15 मार्च की सुबह किसने जले नोटों को कमरे से हटाया है? ये तमाम सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। तो राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हुई और ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में मौजूद भी रहे। तो कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस दौरान मौजूद थे। राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर यह सर्वदलीय बैठक हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर एक प्रस्ताव भी पास किया है। इसमें उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये बातें भी अब सामने आने लगी है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, ये कहा गया है। सीबीआई, ईडी को केस दर्ज करने की इजाजत दी जाए। सरकारी कर्मचारी या राजनेता की तरह ही ट्रायल हो। तो वहीं आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा का वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका वकील विरोध कर रहे हैं। सुनिए वकील विक्रांत पांडे का क्या कहना है। हम लोग का एक मुद्दा था, बहुत ही स्पष्ट मुद्दा था कि एक भ्रष्टाचार का सामना कर रहे जज साहब, उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए। हमारी यही डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट से। बारंबार हमने कहा, लेकिन हमारी अंत में उन्होंने हमारी डिमांड को ठुकरा करके और फाइनली ये ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, उनको यही इलाहाबाद भेजा जाएगा, जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट है। ये पेरेंट हाई कोर्ट में भेज करके उनको रिवॉर्ड देने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर किया है, हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और हम जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाएगी, हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे इसी प्रकार से। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ गया है। जूही अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। एलन राव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और मेरा पहला सवाल होगा जूही जी से। जूही जी, ये जो पूरा मामला है जस्टिस वर्मा को लेकर, अब किस तरह से जांच की जाएगी और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, जैसा कि आपकी मैं न्यूज़ सुन रही थी कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के और इसके अलावा और भी बार एसोसिएशन के लोग सामने से आ रहे हैं, ये कहते हुए कि जांच जो हो रही है उसके अलावा एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए और साथ ही में रेजिग्नेशन के इम्पीचमेंट, बेसिकली वो जो कह रहे हैं कि ये हुआ जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, नज़र करते रखते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोसेस से ही चलेंगी। भले ही बार एसोसिएशंस अपनी बात अपनी तरह से रखें, अपने आक्रोश करें कि ये स्ट्राइक करके या जो उन्होंने स्ट्राइक रखी, बट मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरह से कर रही है, जैसे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस है, दूसरा है इन हाउस प्रोसीडिंग्स। इन हाउस प्रोसीडिंग्स के लिए वो ऑलरेडी 3 जजेस को नियुक्त कर चुके हैं जो चीफ जस्टिस हैं अलग अलग स्टेट्स के।
और उसी प्रोसेस से इंक्वायरी कमिट होके और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगी। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कुछ जो पैरामीटर्स बताए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं यशवंत वर्मा जी के लिए, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब इसी तरह से ऐसा कोई करप्शन का मामला जस्टिस के सामने आता है तो उस तरीके में क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि इमीडिएटली ट्रायल प्रोसीड करा जाए या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करा जाए, तो वो बहुत ही मुश्किल है, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसा कि डी फैक्टो इम्प्यूनिटी से ये लोग गवर्न होते हैं, जो कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सीट पे हैं, अगर आप ऑलरेडी जस्टिस हैं, तो आपको ऐसी इम्यूनिटी है कि आपके अगेंस्ट इमीडिएटली ट्रायल नहीं होगा। आपको एक नॉर्मल सरकारी की तरह, सरकारी अफसर की तरह, या नॉर्मल एक बिजनेसमैन की तरह, या नॉर्मल एक आम सिटीजन की तरह नहीं समझा जाएगा कि आपकी इमीडिएटली आपके घर में सब चीजें सील हो जाए, आपको एफआईआर कराया जाए, आपको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, आपके बाकी जब बैंक सील हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में पूरी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होती है, और जब तक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट अगर उनकी नहीं है इस चीज पे, तो कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं बोलूंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि क्या आपको लगता है कि आगे क्या इस जांच का वो हो सकता है, तो देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन पे रखा है, जो वीडियोस या जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो पब्लिक डोमेन पे ये बात आई है, जो ओपनली पब्लिक को ये दिखाई जा रही है कि बेसिकली रिपोर्ट क्या है और यशवंत वर्मा जी का क्या डिफेंस है, वो भी अब पब्लिक है, हर एक नागरिक इस चीज को जान रहा है कि इस मुद्दे में क्या है और क्या आगे हो सकता है। तो आई थिंक ये एक अपने आप में पहल है, ये चीज प्रूव करने के लिए, या ये चीज थोड़ा एक यूथ को मैसेज देने के लिए, पूरे भारत को मैसेज देने के लिए कि न्यायपालिका बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रही है ऐसी किसी भी इंक्वायरी सिचुएशन पे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जो एक न्यायपालिका पे जो एक बहुत एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये आया है, और बहुत ही शर्मनाक, मैं ऐसा बोलूंगी कि हर किसी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि एक स्तंभ है जुडिशरी हमारे भारत का, और अगर इस तरह से हिलेगा या इस तरह की वारदातें होंगी तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा सब पे। और जो भरोसा होता है जुडिशियरी पर, शायद वो धूमिल हो सकता है, खत्म होता हुआ दिखाई देगा कि अगर जस्टिस ही ऐसे कामों में लिप्त पाए जाएंगे तो भरोसा किस पर होगा। एलन राव जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि उनका पेरेंट कोर्ट है, वहां पर जाने के लिए कहा जा रहा है जस्टिस वर्मा को, लेकिन वहां के जो वकील है वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध कितना जायज है और क्या वाकई उनके विरोध की वजह से क्या ऐसा संभव है कि जस्टिस वर्मा को वहां नहीं भेजा जाएगा? गीतू जी नमस्कार, आप सभी के, आपके सभी व्यूअर्स को। और नो डाउट ये मामला सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे देश के संविधान और कानून के तहत जो जो कार्रवाई करनी थी वो करी है। इन हाउस इंक्वायरी शुरू कर दी है, 3 जजेस की, बड़े सीनियर जजेस की कमेटी गठित की है, इंक्वायरी शुरू हो गई है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं तो इनको यहाँ से भेजना है ना, तो कहाँ भेजेंगे कि वो अपने पेरेंट यूनिट में भेजेंगे, और वहाँ पर भेजा जरूर है। लेकिन अभी ये जो वकीलों का विरोध है, देखिए ये वकीलों का भी अपना कहना उनका कहीं किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा विरोध करना मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उचित है। क्योंकि जज साहब को जाना तो है, जब तक के वो जज के पद पर नियुक्त हैं उनको, जैसा अभी उन्होंने बताया कि जूही जी ने बताया कि इम्यूनिटी है इसमें। इम्यूनिटी इसलिए हमारे संविधान में दी है, किसी भी जज के खिलाफ, सिटिंग जज के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले पूरा प्रोसीजर जितना है उसको अपनाया जाएगा, और पूरी इंक्वायरी होने के बाद में अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके आदेश के बाद ही इसमें जो कुछ होगा, यानी केस दर्ज होना है या नहीं होना है, या जो इंक्वायरी की रिपोर्ट पे इसमें बिल्कुल निर्भर करेगा, और उसके बाद ही सारी कार्रवाई। मैं समझता हूँ, मैं भी एक वकील भी हूँ साथ साथ, तो वकीलों को भी ये इस बात को समझना चाहिए। वहाँ पर विरोध करना उनका अपना वैसे राइट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसी बात पर विरोध करें, ये हो सकता है कि जैसे माननीय अदालत ने कहा कि इनको कोई काम ना दिया जाए, तो एक प्रकार की ऐसी ही सिचुएशन है कि इसका ट्रांसफर जैसे ना ही हुआ हो, जब वो काम ही कोई नहीं करेंगे तो फिर वकीलों को इसका कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनको कह दिया गया है कि कोई अभी जुडिशियल काम जब तक इंक्वायरी हो तब तक नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जब भी कोई ऐसी इंक्वायरी होती है तो जो आदमी पदस्थ होता है
उसको जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाता है, यहाँ पर सस्पेंशन का प्रोविजन नहीं है, तो उसको सस्पेंड ना करके उनसे काम विड्रॉ कर लिया गया, जितना भी लीगल वर्क है वो उनसे विड्रॉ अगर कर लिया गया है तो वो एक प्रकार से सस्पेंशन के बराबर ही हो जाता है। हालांकि उसको सस्पेंशन ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब काम नहीं है, घर बैठे हैं खाली, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उनको छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया जाए ताकि पैचअप हो जाए और काम भी हरस ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील साहिबान है वो इस प्रकार का विरोध ना करें, क्योंकि ऐसा विरोध करने से आम पब्लिक को, आम जो लिटिगेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है, इनके लंबित केस हैं, ऐसे हड़ताल की वजह से वो केसेस लंबे चले जाते हैं। तो इसको देखते हुए कि आम जनता की सुविधा को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये विरोध का कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं जांच तो चल रही है, जांच सामने आनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए जांच, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विरोध नहीं करना चाहिए। आप एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जांच जब तक पूरी हो जाएगी और इसके बाद जांच का जो पूरा दायरा है वो पूरा, उसमें सारी चीजें इसमें कवर कर ली गई हैं। और हमारे देश के कानून में एक ये भी बात है कि जब तक कोई गिल्टी साबित नहीं हो जाता तब तक उसको गिल्टी नहीं माना जाता। ये हमारे कानून का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन ऐसे करने में जैसे प्रकार से ऐसे देखा जा रहा है या ऐसे तथ्य आए हुए हैं, इसमें डेफिनेटली पब्लिक का फेथ इरोड होता है। लेकिन आम पब्लिक को इन सब कानूनी इनसे कोई मतलब नहीं होता। उनका तो यही कहना है कि जुडिशरी में करप्शन है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सब जब लीगल एल्यूमिनरीज हैं वो सब जानते हैं कि इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो इस इंक्वायरी में अगर गिल्टी साबित होगी तो सारी कार्रवाई होंगी, इसमें इनके खिलाफ केस भी दर्ज होगा, इनका ईडी भी होगा। बिल्कुल, और जो सबूत मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं सर कि यहाँ पर जी एक कमरे में अब चले ये नोट मिले हैं जूही जी, इसमें ईडी और सीबीआई से भी जांच कराने की मांग उठ रही है। तो क्या यहाँ पर जो कैश इतना मिला है उससे जोड़कर इसे देखा जाए या फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले को जोड़ा जाए? किस तरह से आगे तय किया जाए कि किस दिशा में केस जाएगा? देखिए, बिल्कुल ईडी सीबीआई की जांच तो तब शुरू होगी जब उनके ऊपर पहली बात तो उनको बुलाया जाएगा। आप जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये इम्यूनिटी से ऑलरेडी इम्यूनिटी से वो है, गवर्न करते हैं। तो इनके पास इम्यूनिटी, ईडी सीबीआई तब तक इसमें प्रोब नहीं ले सकती जब तक खुद चीफ जस्टिस इस बात की सहमति ना दे या फिर वो रेजिग्नेशन ना दे। क्योंकि जैसे ऐसे पहले भी बहुत मुद्दे देखे गए हैं, कुछ केसेस तो 2003 में एक ऐसा केस हुआ है जहां पे सिटिंग चीफ जो हाई कोर्ट के जज थे उनके साथ भी सेम यही प्रोविजन था। तो उन्हें जो, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको बोला गया था कि रिजाइन करें, और रिजाइन करने के बाद उनको इमीडिएटली 1 वीक की कस्टडी में भी लिया गया था। तो ऐसे केसेस में ये मैं फिर बोलूंगी कि उनका रेजिग्नेशन ही जरूरी है, क्योंकि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक आप जो है उनपे कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैम ये भी बताइएगा, इन हाउस पैनल जो कमेटी बनाई गई है वो जांच करेगी, जांच में अगर पाया जाता है कि हाँ ये सब आरोप सही है, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर ये चीज आती है कि तो आपको रिजाइन कराया जाएगा, तब आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगी। या फिर हो सकता है कि वो जो रिपोर्ट के तहत इसे पार्लियामेंट पे ले जाया जाए, इम्पीचमेंट के लिए कराया जाए। इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे 2/3 अगर मेजोरिटी पार्लियामेंट में इनको जी, यानी जूही जी लंबा वक्त लग सकता है इस प्रोसेस में। जी बिल्कुल। और ऐसा मैं बोलूंगी कि पूरे भारत में आज तक इम्पीचमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये प्रोसीजर बना हुआ है पर कोई भी जज आज तक इम्पीच नहीं हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर ऐसा कुछ हुआ है और वो साबित हुए हैं कि ऐसा है तो वो रिजाइन कर देते हैं। तो जब वो रिजाइन ही कर देते हैं तो आई थिंक इम्पीचमेंट की बात ही नहीं बनती। इम्पीचमेंट बेसिकली टर्मिनेशन बाय द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। तो जब वो पहले ही रिजाइन कर देते हैं तो उनको टर्मिनेट या अपने आप को रिमूव करने की प्रेसिडेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसे केसेस में मैक्सिमम देखा गया है कि रिजिग्नेशन ही एक सोल्यूशन आता है, क्योंकि उसके बाद ही सारी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बनती है। जी ठीक है। और उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? दोष भी सिद्ध हो गए हैं और रेजिग्नेशन भी हो गया, उसके बाद क्या कार्रवाई? देखिए, उसके बाद तो पूरा चार्ज सीबीआई ही लेती है, और पूरे जो हमारे आईपीसी में जो धाराएं हैं जो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनके तहत एक एफआईआर होगी, और जो ट्रायल स्टार्ट होगा जो एक आम नागरिक की तरह वो सब फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी जो इन हाउस कमेटी बनी है पहले वो तय करेगी कि क्या जो आरोप लगे वो सही है कि नहीं है, उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।